दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मोटे तौर पर 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। एक, पहले चरण का चुनाव आखिर क्या इशारा कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, पहले चरण के चुनाव के सबक क्या है। तीसरा, क्या तीसरे चरण के बाद ही स्थिति वाकई में साफ होगी। तो सबसे पहले है कि पहले चरण में मतदान कम हुआ है। पिछली बार 70% था इन 101 सीटों में, इस बार 65.5%, तो 4.5% का मतदान अक्रॉस इंडिया, अलग अलग राज्यों में कहीं 5%, कहीं 7%, कहीं 10% का मतदान कम हुआ है। अब स्वाभाविक है, या तो इसका वोटर नहीं निकला या उसका वोटर नहीं निकला। तो स्वाभाविक है कि जिसका वोटर नहीं निकला वो पछताने वाला है। और दोनों खेमे दावा कर रहे हैं कि उनका वोटर निकला है, दूसरे खेमे का वोटर नहीं निकला है। बीजेपी ने खास तैयारी शुरू कर दी है कि बूथ मैनेजमेंट के हिसाब से मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख को सक्रिय किया जाए। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भी इस तरफ पूरा जोर लगा रहा है और पहली बार हम देख रहे हैं कि यहां वो भी बीजेपी को टक्कर देता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर वोटिंग परसेंटेज क्या अगले चरणों में बढ़ेगी या ऐसी ही रहेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दूसरा है कि पहला चरण का चुनाव ये बता रहा है कि पूरा चुनाव जाति के मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर अटक गया है। फेस टू फेस वाला चुनाव नहीं रहा है, ये सीट टू सीट वाला चुनाव रह गया है। यानी इस पॉलिटिकल फ्रंट का ये चेहरा और दूसरे पॉलिटिकल फ्रंट का कोई चेहरा नहीं होना, समझ गए, मोदी बनाम क्वेश्चन मार्क। ये चुनाव उस रूप में नहीं दिख रहा 101 सीटों की पे जिस ढंग से वोट पड़े हैं, बल्कि सीट टू सीट हो गया है। तो जब सीट टू सीट हो जाता है तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि परिणाम क्या वाकई में चौंकाने वाले होंगे और ये चुनावी सर्वे जितने भी हुए हैं वो सब धरे रह जाएंगे, क्योंकि चुनावी सर्वे तो परसेंटेज की तरफ इशारा करते हैं और परसेंटेज को सीटों में कन्वर्ट करना असंभव काम होता है एक तरह से। और जितना कम उनके पास स्ट्रेंथ होती है, यानी एक लोकसभा सीट में कम से कम अगर 2-3 हजार सैंपल लिए जाएं तो पता लग पाएगा कि वो सीट किधर जा रही है। लेकिन अगर एक लोकसभा सीट पर मैक्सिमम 100 सवा 100 सैंपल लिए जाते हैं तो उससे आप पूरा स्थिति आपकी क्लियर नहीं हो सकती। ये बात पॉलिटिकल पंडित भी कह चुके हैं। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी, क्या चेहरे पर जोर देना कम करेगी या बंद करेगी, या फिर वही आ जाएगी हिंदुत्व पर और राष्ट्रवाद पर, और क्या ऐसा करके वो कुल्हाड़ी पर पैर रख देगी। क्योंकि पहला चरण बता रहा है कि ना हिंदूवाद चल रहा है ना राष्ट्रवाद चल रहा है, मुद्दे कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं और जातिगत समीकरण और मैंने जो बताया कि स्थानीय कारण हावी हो रहे हैं। तो कांग्रेस क्या इसी नीति पर चलेगी जिस नीति पर अभी चल रही है, स्थानीय मुद्दों पर, चुनाव लड़ने के मुद्दे पर, और अपने घोषणा पत्र यानी महंगाई और बेरोजगारी पर जोर देगी ऐसे मुद्दों पर, और मोदी बना मुद्दा करेगी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल उठता है और अगर ऐसा करती है कांग्रेस तो बीजेपी इसका क्या तोड़ निकालेगी। एक और है कि पहला चरण ये बता रहा है कि संविधान बदलना, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देना, ये तमाम चीजें उठाई जा रही हैं इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की तरफ से, और बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को, सबको काउंटर करने के लिए खुलकर मैदान में आना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है, बार बार दुहाई देनी पड़ रही है कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, हम संविधान को बदलना तो छोड़, संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना तक में बदलाव नहीं करेंगे। देखिए, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा है और बीजेपी के लोगों को धर्मनिरपेक्षता से बड़ी एलर्जी रही है, लेकिन वहां भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि इससे आगे आने वाले चरणों में क्या कोई प्रभाव पड़ेगा दलित वोटों पर, आदिवासी वोटों पर या नहीं। पहला चरण एक घंटी भी बजा रहा है कि घंटी क्या बजा रहा है, घंटी ये कि मतदाता उदासीन है, ठंडा है, गर्मी के मौसम में भी उत्साह उसमें बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब गर्मी पड़ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान फसल कटाई में लगे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि धार्मिक उत्सव हो रहे हैं। लेकिन ये तो 2019 में भी गर्मी पड़ रही थी, 2019 में भी किसान फसलें उगाते थे और कटाई करते थे, तो ऐसा क्या फर्क पड़ गया। तब क्यों बड़ी तादाद में लोग मोदी सरकार को बचाने के लिए एक दूसरा मौका देने के लिए निकले थे, और वही लोग अब 2019 में तीसरा मौका देने के लिए क्यों नहीं निकल रहे।
अब मुझे नहीं मालूम कि निकल रहे हैं कि जितने भी निकले, लेकिन कम ही निकले उसके हिसाब से देखा जाए। या फिर एक तरफ ये मानकर चले जाएँ कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का समर्थक और कार्यकर्ता बिल्कुल ही घर बैठ गया। अगर बिल्कुल ही घर बैठ जाता तो वोटिंग परसेंटेज तो और ज़्यादा कम हो जाता। पहला चरण जो बता रहा है कि 101 सीटें थी इसमें, और पिछली बार के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस और गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच बराबर की सीटें बटी हुई थी, 49-49। और इस बार इंडिया गठबंधन को कुछ सीटों से आगे बताया जा रहा है पहले चरण में, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आने वाले चरणों में भी यही बढ़त इंडिया गठबंधन बनाकर रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। क्योंकि पहले चरण में 39-40 सीटें तमिलनाडु, पुडुचेरी की आ जाती हैं और वो बड़ा मायने रखती हैं। यानी दूसरे चरण में भी इसी तरह देखा जाए तो 89 सीटों में चुनाव है, जिसमें 20 सीटें अकेले केरल की है। तो कुल मिलाकर 69 सीटें बच जाती हैं और उन 69 सीटों में बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी। तो अगला चरण बीजेपी की अग्नि परीक्षा का होने वाला है कि पहले चरण जैसी स्थितियां कुछ बदलती हैं या फिर नहीं बदलती हैं। उस पर भी कुछ दूसरे चरण के बाद मोटा-मोटा कोई जायज़ा लगाया जा सकेगा। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अब ये चुनाव बूथ मैनेजमेंट पर सिमट कर रह गया है। जो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग बूथ तक लाने में कामयाब होगी, वो क्या चुनाव वास्तव में जीत जाएगी? क्या कार्यकर्ताओं में पहले चरण के बाद इतना उत्साह आएगा? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता सोचेगा कि भई 400 पार नहीं जा रहे, 370 पार नहीं जा रहे, 272 के भी लाले पड़ रहे हैं, इसलिए पूरा ज़ोर लगा देना है? या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता ये सोचेगा कि बीजेपी 272 क्रॉस नहीं कर पा रही, तो पूरा ज़ोर लगा देना है ताकि बीजेपी को 200, सवा 200 में निपटा दिया जाए? राहुल गांधी तो 150 सीटों की बात कर रहे हैं। ये कुछ टॉकिंग पॉइंट्स हैं जिनके इर्द-गिर्द अगला चरण और उसके बाद का चरण देखना बड़ा ज़रूरी होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए घंटी जैसी आकृति, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। और न्यू एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।